नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6 और नवदीप सर है आपके साथ। आज के इस सेशन में दोस्तों, क्या तुर्की अपने सैनिकों को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजने वाला है? क्या तुर्की के पास कौन कौन सी आर्मी है? क्या तुर्की की ऑफिशियल आर्मी अब किसी दूसरे देश के मसले में जा करके पड़ेगी, जिसमें दूसरे देश की संप्रभुता को वो खत्म करने की कोशिश करेगी, या हमारी सोवरेनिटी को डिस्टर्ब किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, लेकिन वो बिलोंग तो भारत को करता है। आखिर ये तुर्की सैनिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्यों आने वाले हैं और भारत के सामने क्या चुनौती होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स की भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुए युद्ध ने पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को एक तरफ कर दिया है और भारत एवं आर्मेनिया लगभग एक तरफ हो गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। आने वाले समय में क्या इफेक्ट निकल करके आएंगे, उस पर भी हमारी एक काफी अच्छी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, इस न्यूज के अंतर्गत जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, तुर्कीज पैरामिलिट्री सादत मीटिंग डिस्कस डिप्लॉइंग फॉरेन फाइटर्स टू कश्मीर एंड पैलेस्टीन। हम ये सब जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन का विवाद काफी लंबे समय का रहा है। जब से इजराइल की फॉर्मेशन हुई है तब से लेकर के पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ उनका संघर्ष रहा है, और इजराइलीज ने अपने आप को जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपेंड किया, वैसे वैसे पैलेस्टीनियंस दबते गए। और अब आलम यह है कि यरूशलेम पर पूरी तरीके से अधिकार जताने वाला इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी भी घोषित करवाता है। अमेरिका जैसा बड़ा देश उसे यरूशलेम राजधानी घोषित करके देता भी है, और साथ ही साथ पैलेस्टीनियन अरब्स के कुछ न कुछ अधिकार मारे जाते हैं। उनके अधिकार मारे जाने पर कहानी यह है कि आगे बढ़कर जब पैलेस्टीन्स पूरे विश्व में सपोर्ट ढूंढना शुरू करते हैं, तो भारत में राइट विंग की सरकार आने के बाद पैलेस्टीनियंस को वो सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है जो थोड़ा सा राइट विंग के ना होने पर मिला करता था। और अब इजराइल की बात जब हम करते हैं, भारत इस समय पर कंप्लीटली प्रो इजराइल पॉलिसीज को लेकर के काम कर रहा है, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट सीधा है, हमें इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंध रखने ही हैं। अब यदि भारत इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर हम समझ पाएंगे कि क्यों पाकिस्तान तुर्की की मदद ले रहा है कि तुर्की की प्राइवेट आर्मी के लोग आकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डिप्लॉय हो जाएं, जो कि फिलिस्तीन में भी डिप्लॉय होने की बात हो रही है। तो दोस्तों, जब हम इस केस को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंडिया और तुर्की के रिलेशन एक नई बिगिनिंग पर है, पर एक लॉन्ग रोड है अहेड। ये इस बार 1 नवंबर का ही आर्टिकल है, और ये 1 नवंबर 2022 का जो आर्टिकल है दोस्तों, इसके बारे में आप सीधे सीधे सिंपली ये समझ सकते हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये दोनों लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। ये G20 समिट 2019 की फोटो है। तुर्की ने पहले ही तय कर लिया था, हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करेंगे, हम अजरबैजान के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करेंगे, हम आर्मेनिया के साथ या भारत के साथ अपने रिलेशंस को उतना अहमियत नहीं देना चाहते। और ये अहमियत ना देने वाली बात आपको तुर्की की पॉलिसीज से भी सामान्य तौर पर पता लगती है। दूसरी यह बात भी है कि जब हम आर्मेनिया की बात करते हैं, पूरा यूरोप आर्मेनिया को सपोर्ट करने में, क्योंकि यूरोप प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, और वैसे ही आर्मेनिया भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, जबकि अजरबैजान आप सभी को पता है प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, और सभी के सभी अरब देश अजरबैजान के सपोर्ट में जाकर के खड़े हुए, जिसमें से एक पाकिस्तान और तुर्की नॉमिनल रूप से मौजूद ही थे। पर भारत का आर्मेनिया को मिलने वाला सपोर्ट, भारत का कांस्टेंट सभी हथियारों को, जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर हम लोगों ने सीधे सीधे आर्मेनिया को देने की बात कही इन इट्स वॉर अगेंस्ट दी अजरबैजान। हम लोग इस पे थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों कि आखिरकार क्या मसला था जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरिया था जिसका नाम है गोर्नो काराबाख। ये गोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विवादित क्षेत्र है, और इस विवादित क्षेत्र के पीछे ही आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था। ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला। अगर हम भारत की पॉलिसीज की बात करते हैं, तो भारत ने भी अपनी पॉलिसीज के अंतर्गत सीधे सीधे अपना पूरा सपोर्ट आर्मेनिया को ही दिया था। उसने तो अजरबैजान को सपोर्ट भी नहीं किया। इवन भारत ने न तो इस युद्ध में किसी तरह की भूमिका निभाई, जबकि आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी लोगों को पता है,
51 तो सीधे सीधे ये कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए पहल करनी चाहिए। किन्हीं दो देशों के बीच में यदि भारत के जाने से मसले सुलझ सकते हैं तो भारत को वहां इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, परंतु बात अब वो रही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं और ये यहां पर टर्किश काउंटर पार्ट की फोटो है। दोस्तों, ये तुर्की आखिर क्या करना चाहता है या क्या सिद्ध करना चाहता है, इसके बारे में देखें तो एक तो पहली बात यह कि तुर्की की आर्मी पाकिस्तान की मदद मांगने की वजह से ही कश्मीर में आ रही है। और ये मैं एक डेटा आपके सामने इसलिए भी रखना चाहता हूं ताकि आप ये देखें कि जिसके खुद के घर में लाले पड़े हों खाने के, वो दूसरों से उधार मांग करके अपने गिफ्ट लुटाने की कोशिश करे। फिस्कल बैलेंस आप देखिए पाकिस्तान का एकदम खराब। पाकिस्तान के रुपये को देखें आप तो पाकिस्तान के रुपये को आप मई 2019 में ही देख रहे थे कि डॉलर के सामने लगभग 155 के आसपास पहुंच गया है। आप पाकिस्तान के पब्लिक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को देखिए तो पेरिस क्लब 11,261 मिलियन डॉलर्स में, नॉन पेरिस क्लब 23,769 मिलियन डॉलर्स में। तो ये टोटल लगभग 85,000 मिलियन डॉलर्स में अपने डेट पे है। और अगर कोई खाने के घर पे लाले पड़े हों, ऐसी स्थिति में बात ये करे कि हम क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर का भी असर पड़ता है। भारत ने कॉन्स्टेंटली ये कहा है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जो नॉर्दर्न कमांड के हैं, और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे राजनाथ सिंह जी की जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने सीधे सीधे कहा है हम पीओके को वापस ले लेंगे। और पीओके को वापस लेने की प्रक्रिया में इन लोगों ने लगातार ये प्रोसेस अपनाई है कि पीओके के ऊपर दबाव बनाया है। अब ये जो दबाव पीओके के ऊपर लगातार बना है ना दोस्तों, ये दबाव को कैसे मैनेज करना है, ये मुद्दा है। और इसी मुद्दे को देखते हुए पाकिस्तान ने इस इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ट्रेड इंक्लूजन सादत क्या है? सादत पता है आपको? ये प्राइवेट मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट मिलिट्री है टर्किश गवर्नमेंट की। तो तुर्कीये, जो कि अब टर्की का पहले नाम टर्की हुआ करता था, आजकल इसका नाम तुर्कीये हो गया है, तो वो तुर्की की प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। ये पूरे विश्व में किराए के भाड़े के सैनिक हैं। ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्मी नहीं है, ये बस स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरीके से प्राइवेटाइज्ड लोग हैं जो काम करते हैं, एंड दे आर वेपनाइज्ड एंड दे आर ट्रेन्ड। तो ये खैर, इसके बारे में तो क्या ही इतनी सारी बात करना, या क्या इतने बारे। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे पाकिस्तान की तरफ से जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, JKLF या किसी का भी आए, अल ताहिर हो, अल मूसा हो, अल कायदा हो, या चाहे रशिया की कोई भी फोर्सेस आ जाएं, और चाहे, जो कि नहीं आएंगी, स्वाभाविक सी बात है, और चाहे तुर्की की कोई फोर्सेस आ जाएं, यहाँ पर हमारे डेयर डेविल्स, द पैरा कमांडोज, यहाँ पर हमारे कुमाऊं रेजिमेंट यानी कि हमारे इन्फेंट्री के सोल्जर्स, एंड दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर वेल ट्रेन टू हैंडल दीज काइंड ऑफ एनी रबिश। किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारे सैनिकों का कोई जवाब नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और मुंह तोड़ करके हाथ में दे देंगे। तो दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ता हूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों, कोई भी बैच आप जो परचेज करना चाहते हैं 24/7 से, Y637 कोड लगाइए बैच के लिए, और Y637S लगाइए बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये रहा आज के वीडियो का अंत। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करके पहुंचाइए जरूर। जय हिंद, जय भारत।